कक्षा 10 अर्थशास्त्र अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार। आज इस विषय पर विद्यार्थियों से विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप देख लें, ये जो विभिन्न अखबारों की कटिंग है, पहले आप देख लें, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं आपसे। और विषय का ख्याल रखें, उपभोक्ता अधिकार। इस संदर्भ में यहाँ पर आपसे विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये जो आपने विभिन्न प्रकार की अखबार की कटिंगें देखी हैं, जो उपभोक्ताओं को लेकर के विभिन्न खबरें प्रकाशित हुई हैं, संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखें आप, विभिन्न अखबारों की कटिंगें आपने देखी। और आगे देखें आप, बाजार में उपभोक्ता। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज दर से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता है। जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकारों, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार का बंधन डालने के लिए तरह तरह के दावपेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती, प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी की वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई भी शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले से न किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं तो बिखरे हुए होते हैं जो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार से चालाकीपूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कि माता के दूध से हमारा, देख लें आप, ये उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया कि कुछ महीनों में ये बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। उपभोक्ताओं को जब बार बार कोई चीज़ें खरीदनी पड़ती है, एक ही चीज़, तो स्वाभाविक तौर से उनके मन में ये सब चीज़ें आएंगी ही। और आगे देखें आप, दूध के बारे में अभी बात हो रही थी कि माँ के दूध से उत्पाद बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा।
कई वर्षों से लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही है। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों से यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। आप देख लें यहाँ पर ये जो कार्टून दिख रहा है आपके सामने, सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यही पूंजीवाद है। इन पर विचार करें। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। अपने अनुभव से एक ऐसे उदाहरण पर विचार करें जहां आपको यह लगा हो कि बाजार में धोखा दिया जा रहा है। कक्षा में चर्चा करें। आपकी राय में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था या उस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इससे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरों, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता अधिकार जो चैप्टर है इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। ये उपभोक्ता इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। इन पर विचार करें। उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। नियम एवं कानून के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है, क्यों? विचार विमर्श करें। ये तस्वीरें देखें। जब उपभोक्ता जागरूक हुए तो उसके बाद ये विविध प्रकार के केंद्र भी स्थापित हुए, जिनकी तस्वीरें आपके सामने दिखाई जा रही हैं। सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट आप देखें क्या हुआ था इनके साथ। रेजू मैथ्यू कक्षा 9 का 100 लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी का रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। आगे देखें आप। रेजी की व्यथा। रेजी की व्यथा यह
साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जीवन भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाइयों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन नियमों का परीक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुए हैं। विचार करें आप उत्पादों सेवाओं, आप सूची में नया नाम जोड़ सकते हैं, पर चर्चा करें कि इसमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर, सिनेमा थिएटर, सर्कस, दवाइयाँ, खाद्य तेल, विवाह पंडाल, एक बहुमंजिली इमारत, सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। और कुछ और सूची भी आप जोड़ सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी एक घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता है कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है। इस पर विचार विमर्श करें। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में, जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती हैं। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं? वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियाँ देनी पड़ती है। यह इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। जैसे यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य, आप देखते हैं एमआरपी जिसको कहते हैं, के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव कर सकते हैं। आज सरकार प्रदत्त विधिक सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित जो नीचे केस दिए जा रहे हैं, मामले दिए जा रहे हैं, उनसे समझा जा सकता है। आप देखें इंतजार। अमृता नाम के एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। इन पर विचार करें। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। इसके संभावित कारणों पर बात करें। क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं? चर्चा करें। कुछ डिब्बाबंद वस्तुओं के पैकेट को लो जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें। देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बाबंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारियां दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है? चर्चा करें।
लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? विचार कीजिए। पैसे लौटाए गए, चयन के अधिकार का उल्लंघन। अंसारी नगर की अभिरामी नामक एक छात्रा दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। तब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपया लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। छात्रा को संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आंदोलन में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा देने को कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आय या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तब आपके चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती। तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। क्या कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं? इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता हो? इस पर विचार विमर्श कीजिए। प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट। अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत में उपहार पाए। खुर्ची और 10 लाख तक का इनाम पाइए। 500 ग्राम कुलकुल डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट, पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का। 2,000 रुपये तक का जूता खरीदें और 500 रुपये तक की एक जोड़ी जूता मुफ्त पाएँ। इस प्रकार के लुभावने विज्ञापन प्रायः मिल जाते हैं। और इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ता अधिकार के द्वितीय और अंतिम भाग में इस विषय पर हम फिर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। प्रथम भाग यही पूर्ण होता है।